नमस्कार। शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। क्लास 11 में एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से। फॉर्मूला ऑफ अ कार्बोनेट ऑफ अ मेटल इज M2CO3। मेटल कार्बोनेट है ये। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स आयोडाइड, नाइट्राइड एंड फॉस्फेट। इस फॉर्मूले से आप ये समझ गए होंगे कि इन दोनों में से M की वैलेंसी क्या है और CO3 की वैलेंसी क्या है। CO3 मतलब कार्बोनेट, ठीक है ना। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं याद है और आप पुराने लेक्चर्स भी नहीं विजिट करना चाहते हैं तो फिलहाल इसमें थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन आपको देना चाहूंगी कि ये जो मेटल है ना M2CO3, ठीक है। आप हमेशा याद रखिए जब कभी भी कोई कंपाउंड बनता है तो एक मेटल और एक नॉन मेटल कंबाइंड होता है। एक पॉजिटिव एंटिटी और एक नेगेटिव एंटिटी नॉर्मली कंबाइंड होती है। हमारे पास यहाँ M जो है वो डेफिनेटली एक मेटल होगा। मेटल हमेशा पहले लिखा जाता है। और ये है CO3। ये जो CO3 है इसको हम पॉलीएटॉमिक आयन करेंगे, ठीक। पॉलीएटॉमिक आयन, ये सब चीजें जनरल हैं, अगर आपको याद रहेंगी और आप बेस कॉन्सेप्ट थोड़ा सुन लेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। पॉलीएटॉमिक का मतलब मल्टीपल एटम्स है इसमें, जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन 3 है। ये जो है M2 ये एक मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट एटम, ठीक है। इसके पास अब इसकी वैलेंसी, मोनोवैलेंट का मतलब है ये जो मेटल है इसकी वैलेंसी 1 है। कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल है। देखिए M और CO3 जब कंबाइन करते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये अपनी वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस करते हैं। तो अब आप देखिए कि अगर इसकी वैलेंसी 1 रही होगी, डेफिनेटली मेटल्स पॉजिटिव होते हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि इसकी वैलेंसी पॉजिटिव है और 1 है। 1 आप लिखें या ना लिखें एक ही बात है। और ये जो CO3 है इसकी वैलेंसी 2 नेगेटिव रही होगी। कैसे, मैं भी बताती हूँ। इसकी वैलेंसी को आप नीचे लिख लेते हैं और इसकी वैलेंसी को आप नीचे लिख लेते हैं। इसकी वैलेंसी +1 थी तो आप 1 लिखेंगे, प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। CO3 की वैलेंसी 2 नेगेटिव थी तो आप नेगेटिव नहीं लगाएंगे, सिर्फ 2 जो नंबर है वो नीचे लिख देंगे। M की वैलेंसी, M का मल्टीप्लीकेशन बाजू वाले की वैलेंसी से होगा और CO3 पूरे CO3 का मल्टीप्लीकेशन इसकी वैलेंसी से होगा। क्लियर? अब अगर इतना समझ में आता है तो आप ये जो चार्जेस हैं इनको भूल जाइए। तो M का मल्टीप्लीकेशन 2 से हुआ तो आप लिखेंगे M2 और CO3 का मल्टीप्लीकेशन 1 से हुआ तो आप लिखेंगे CO3। क्लियर? अगर मान के चलिए यहाँ 2 होता, कोई और एलिमेंट होता, यहाँ 2 होता तो आप उसका होल ट्वाइस लिखते, ना कि C2O6 लिखते, ठीक। तो जितना भी यहाँ पर नंबर लिखा है उस पूरे नंबर का मल्टीप्लिकेशन सबसे हो जाता है। एक यूनिट की तरह हम इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर C को अलग और O3 को अलग नहीं, CO3 को एक ग्रुप की तरह हम मान के चलेंगे तो इस पूरे ग्रुप का मल्टीप्लिकेशन यहाँ वाले नंबर से होता है। तो आपके पास प्रोडक्ट आ गया M2CO3। CO3 जैसा कि मैंने आपको बताया कार्बोनेट कहलाया जाता है। तो अब इस कंपाउंड को देखकर अगर मैं ये सब हटा भी दूं और आपसे पूछूं कि ये जो कंपाउंड बना है इसको देखकर ही आप बता दीजिए कि M की वैलेंसी कितनी है और CO3 की वैलेंसी कितनी है। क्योंकि M के बाजू में यहाँ पर छोटा सा 2 लिखा है जो हमेशा आपको सबस्क्रिप्ट में ही लिखना होगा। ये 2 ये इंडिकेट करता है कि ये जहाँ जो भी अगर CO3 नहीं भी है, कोई भी यहाँ पर कंपाउंड है उसकी वैलेंसी 2 ही रही होगी। क्योंकि हमने CO3 का होल ट्वाइस या CO3 का होल थ्राइस नहीं लिखा है, CO3 एज इट इज लिखा है, तो हम ये मान के चलेंगे और ये फैक्ट भी है कि यहाँ जो मेटल है उसकी वैलेंसी 1 है। इतना समझ में आ गया? कोई भी एलिमेंट है XYZ, मान के चलिए कि आपके पास एक कंपाउंड है X2Y5, मान के चलिए। तो अब आप समझ जाइए कि इसके पास जो नंबर है वो इसकी वैलेंसी है, यानी X की जो वैलेंसी है वो 5 है और X के पास जो नंबर है वो Y की वैलेंसी है, यानी कि Y की जो वैलेंसी है वो 2 है। इतना समझ में आ जाएगा। इसकी वैलेंसी, जो पहला एलिमेंट होता है वो नॉर्मली मेटल होता है, उसकी वैलेंसी पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट नॉन मेटल होता है या पॉलीएटॉमिक होगा तो उसकी वैलेंसी हमेशा नेगेटिव होगी। नीचे जब हम वैलेंसीज लिखते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखते हैं, यानी जब क्रिस क्रॉस होता है तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखेंगे। क्लियर हो गई बात? इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो अब ये जो क्वेश्चन है ना इसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक। बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए, अब ये पूछता है कि मैंने आपको कार्बोनेट और मेटल का कॉम्बिनेशन तो बनाकर दे दिया है,
अब आप मुझे बताइए कि अगर ये M, मेटल M आयोडीन से कंबाइन करेगा तो क्या होगा। अगर आपको वैलेंसीज नहीं मालूम है तो इस सवाल का जवाब देना आपके लिए मुश्किल होगा, इसलिए वैलेंसीज को अच्छे से याद कर लीजिएगा। जहां तक मैं समझती हूँ पुरानी एनसीईआरटी की किताब में पेज नंबर 34, 36, 37 ये इंपॉर्टेंट पेजेस थे, और एक बार आप ढूंढिएगा, इनमें कहीं आपको वैलेंसीज मिल जाएंगी, नहीं तो आप किसी पेज नंबर अगर चेंज भी हो गया तो वैलेंसीज जरूर याद कर लीजिएगा। आयोडीन जिसको हम I से सिंबलाइज करते हैं उसकी वैलेंसी होती है नेगेटिव, 1 नेगेटिव, नॉन मेटल है। तो हमने क्या करना है, मेटल के साथ पूछा है इन्होंने, मेटल M के साथ अगर आयोडीन को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा। अभी हम पुराना जब M2CO3 पढ़ रहे थे तब हम ये जान गए थे कि M की वैलेंसी पॉजिटिव होती है, सिर्फ पॉजिटिव मतलब 1, और ये जो आयोडीन है इसकी वैलेंसी भी 1 ही है, लेकिन नेगेटिव, डेफिनेटली नेगेटिव रहेगी, नॉन मेटल है। तो इक्वल अपोजिट वैलेंसीज हैं, इनको आपको नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, वो क्रिस क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, इक्वल अपोजिट वैलेंसीज है, कैंसिल आउट करा दीजिए। आपका जो पहला प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा Mi, यानी अगर M मेटल आयोडीन से कंबाइन करेगा तो Mi बनाएगा। बहुत सिंपल है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कहता है नाइट्राइड के साथ अगर आप M को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा। मैंने आपके लिए यहाँ साइड में लिख भी रखा है, और आप भी अपनी किताब में साइड में कहीं लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। बच्चे नॉर्मली नाइट्राइड IDE जिसमें लिखा होता है, नाइट्राइड ITE जिसमें लिखा होता है, और नाइट्रेट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारे पास नाइट्राइड है, नाइट्राइड का मतलब ये N3 नेगेटिव, याद रहेगा, नाइट्राइड मतलब N3 नेगेटिव। इसको हम मोनो एटॉमिक कहते हैं क्योंकि आपके पास एक ही एटम है। मोनो एटॉमिक मोनोवेलेंट के बीच का आपको अंतर पता ही होगा, पुराने लेक्चर्स आपने लिए हैं। तो नाइट्राइड की हम बात कर रहे हैं, यानी कि N जिस पर 3 नेगेटिव चार्ज होता है। आप जानते हैं कि M पर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर 1 पॉजिटिव चार्ज है तो M की वैलेंसी हो गई 1 और N की वैलेंसी हो गई 3। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हम वैलेंसीज को नीचे लिखते हैं क्रिस क्रॉस करने के लिए तो उसमें हम प्लस या माइनस नहीं लगाते हैं। क्लियर, चलिए तो हम इसको क्रिस क्रॉस कर देंगे। जब हम इसको क्रिस क्रॉस करेंगे तो आप देखेंगे कि M का मल्टीप्लीकेशन तो 3 से हो गया और N का मल्टीप्लीकेशन 1 से हो गया। 1 आप लिखें या ना लिखें एक ही बात है, ठीक है ना। इसका मतलब आपका जो अगला प्रोडक्ट नाइट्रेट के साथ बनेगा वो बनेगा M3N। इतना आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। आप देखिए, अगर ये सब मैं भूल भी जाऊं और आप भी भूल जाएं और मैं आपसे पूछूंगी इसको देखकर ही बता दीजिए कि M की वैलेंसी कितनी है और N की, तो आप बहुत इजीली बता सकेंगे कि क्योंकि N की वैलेंसी का मल्टीप्लिकेशन M से हुआ है, इसका मतलब N की वैलेंसी 3 है। N के बाजू में कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, तो इसका मतलब M की वैलेंसी 1 है। समझ में आ रहा है ना, पुराने लेक्चर्स में भी अच्छे से समझा रखा है, आप देख सकते हैं। अब आ जाता है फॉस्फेट। फॉस्फेट की जब आप बात करते हैं फॉस्फेट, तो फॉस्फेट को हम PO3 नेगेटिव करके लिखते हैं, ठीक है। ये एक पॉली एटॉमिक आयन है। आयन इसलिए क्योंकि इस पे चार्ज है, किसी भी एंटिटी पे अगर चार्ज होता है तो वो आयन कहलाया जाता है। पॉजिटिव साइन वाला पर्टिकुलरली कैटायन, नेगेटिव साइन वाला पर्टिकुलरली एनायन कहलाया जाता है। यहाँ पर एक फास्फोरस है और 3 ऑक्सीजन है, यानी कई एटम्स साथ में जुड़ गए हैं, इसलिए हम इसको पॉलीएटॉमिक आयन कहेंगे। पॉलीएटॉमिक हो या मोनो एटॉमिक हो, क्रिस क्रॉस करके M के साथ क्या बनाएगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही पॉलीएटॉमिक हो या मोनो एटॉमिक हो, रूल वही रहेंगे कि आपको वैलेंसी को क्रिस क्रॉस करना है। चलिए, M तो आप जानते ही हैं पॉजिटिव होता है, और PO3 के ऊपर आप देख ही रहे हैं 2 नेगेटिव चार्ज है, तो हम इसको लिख लेते हैं PO3 2 नेगेटिव, यानी इसकी वैलेंसी हो गई 2 और इसकी वैलेंसी तो आप यहाँ केवल प्लस लिख रहे हैं तो 1 ही होगी, 1। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो M का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 से और PO3 का मल्टीप्लिकेशन होगा 1 से। तो 1 का तो कोई ऐसा हम नहीं भी लिखेंगे तभी भी चल जाएगा, इसका मतलब PO3। तो प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा M2PO3, ठीक है ना। मेटल फॉस्फेट आप इसको बोलेंगे, मेटल नाइट्राइड आप इसको बोलेंगे, मेटल आयोडाइड आप इसको बोलेंगे। अगर मेटल का नाम स्पेसिफिकली देके रखा होता तो आप उसके साथ उस मेटल का नाम लगा सकते थे, जैसे कि सोडियम, सोडियम भी 1 पॉजिटिव हो जाता है तो आप इसको सोडियम आयोडाइड कह सकते थे, ठीक है ना। इस तरीके से आप
अलग अलग कंपाउंड्स के नाम बना सकते हैं। जो भी मेटल अगर आपके पास दे रखा है तो उसके साथ आप नाम एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर, राइट। चलिए, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। डेडिकेटेडली इन सारे बेस कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स ऑलरेडी हैं और प्लेलिस्ट में पड़े हैं, आप देख सकते हैं। फिर भी अगर कंफ्यूजन होता है, नहीं आपको मिल रहा कुछ या पुराना ढूंढने का भी समय नहीं है, तो आप सिर्फ एक क्वेरी कीजिए, मैं आपको समझाऊंगी। हमेशा याद रखिए इन तीनों का अंतर। नाइट्राइट एक मोनो एटॉमिक आयन है और यहाँ नाइट्राइट जो है उसमें NO2 है, इसलिए ये पॉलीएटॉमिक है। और नाइट्रेट की अगर आप बात करते हैं तो ये भी पॉलीएटॉमिक है, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन के साथ 2 और ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन के साथ 3 ऑक्सीजन है। ये आपको इसलिए याद रखना है ताकि आप नाइट्राइड में ये लिखकर ना आ जाए, जो बच्चे अक्सर कर लेते हैं। फॉस्फोरस अलग होता है और फॉस्फेट अलग होता है। यहाँ उन्होंने हमें फॉस्फेट दिया है, फॉस्फोरस नहीं दिया है। इसलिए याद रखिए कि अगर आपने वैलेंसीज याद नहीं की है तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। आपको वैलेंसीज याद है तो आप आज 9th स्टैंडर्ड से लेके आगे जब तक भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे कभी किसी इक्वेशन को गलत नहीं करेंगे, कभी किसी फॉर्मूले को गलत नहीं करेंगे। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं जो आप तक पहुंचनी जरूरी है और आपको समझना जरूरी है। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जय हो, ऐसा काम जरूर कीजिए। आज कोई भी स्थिति है, भले ही कितनी भी दयनीय स्थिति है या फिर आपका आउटपुट निकल कर नहीं आ रहा स्टडीज में से, लेकिन ये समय बदलेगा जरूर, तो उसका इंतजार कीजिए। निराश होने जैसी या निराशा की गर्द में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमेशा अपने अंदर जज्बा बना के रखेंगे तो आप जीतेंगे जरूर।